स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और इसमें बड़ी अच्छी बात है इस पैराग्राफ में दिखाई गई है। और इसमें कहा दो बातें आपको यहाँ समझ में आएगी, एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में और दूसरा है पीआईएल के बारे में। पीआईएल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पहले 1980 से पहले हमारे देश का संविधान है कानून के अनुसार काम करता था। मतलब जो कानून कहता है, लिखा हुआ है कानून में, इसके अनुसार कानून में ये लिखा हुआ था। मान लो कोई भी किसी पर भी जब अत्याचार होता है या किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सिर्फ वही व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। 1980 में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिससे पता चला कि नहीं भाई, वही आदमी जो विक्टिम होता है वो कई बार जा ही नहीं पाता। वो उसके पास पैसे नहीं होते, टाइम नहीं होता, डरता है वो। उसकी जगह कोई और व्यक्ति कोर्ट में जाए, उसके लिए मुकदमा लड़े। तो इस तरह से एक ऐसा सिस्टम हमारे देश में शुरू हुआ सेंसिटिव लॉज का, सेंसिटिव न्याय प्रक्रिया के बारे में। और उसका मतलब ये है कि न्याय को सिर्फ कानून की नज़र से नहीं, ह्यूमैनिटी की नज़र से भी तोला जाए। इसमें एक कहानी है, शायद आपने 7वीं क्लास में भी एक जो सिविक्स की बुक थी उसमें राथनम की कहानी थी। रत्नम जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला था, आंध्र प्रदेश का या केरल का मुझे याद नहीं है, साउथ का था। उसमें एक मंदिर था और उस मंदिर के का एक पर्व चलता था, 5 साल के बाद आता था। दूर दूर से 20 गांव के पुरोहित गेस्ट वहां आते थे और पुरोहितों के पैरों का जिस पानी में धोते थे उसी पानी से स्नान करना होता था जो वहां के दलित होते थे उनको। और ये कस्टम चला आ रहा था पता नहीं कब से। अब राथनम के जो पिता उनकी डेथ हो गई और ये रिचुअल राथनम को करना था। राथनम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था, उन्होंने इसको इनकार कर दिया। उसके बाद ये एक बड़ा आंदोलन के रूप में सामने आए। पहले तो राथनम के जो खुद के कम्युनिटी के लोग थे राथनम के खिलाफ हो गए, क्योंकि वो बड़े जमींदारों के विरुद्ध जा रहे थे, पावरफुल लोगों के विरुद्ध जा रहे थे। बट जो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, उसके दोस्त, वो भी उसमें आए। और अंत में जो 1989 का कानून बना, एंटी दलित मूवमेंट लॉ जो है, वो इस राथनम के प्रयासों से हुआ। अब ये एक उदाहरण देता है, एज ए जज आप क्या करोगे। आपको एक पोस्ट कार्ड मिलता है, मैं वैसे उसकी स्टोरी बता देती हूँ। एक दलित कम्युनिटी मेंबर से कोई व्यक्ति है, पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का। उसमें क्या होता है, एक आदमी ने अपने कस्टम निभाने से इनकार कर दिया। और कस्टम क्या था कि शादी है तो दूल्हा और उसके जो गेस्ट हैं अपर कास्ट के, ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी उसको पाँव धोने हैं। और ये आम सी बात है कि दूल्हे के पैर धोए जाते हैं हमारे यहाँ। तो उसके बदले में जब उसने इनकार किया तो उनके घर की वुमेन्स थी वो पीटी गई या उनके साथ और अत्याचार किए गए। वो पोस्ट कार्ड पे लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ये पोस्ट कार्ड आया कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो चुके हैं, वो इस कस्टमरी रिवाज को नहीं मानते, ना ही इस काम को मानते हैं कि किसी के पैर धो जाए, या इस ब्याह के बाद जो कूड़ा बचता है उसको या बचा हुआ खाना खाए या झूठे बर्तन साफ करे, ये हमारे बच्चे नहीं मानते। तो ऐसे में हमें प्रोटेक्ट कीजिए, कानून बनाए कोई। तो ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है, उसका फ्रीडम का, उसका लाइफ और लिबर्टी का भी, कि उसकी मर्जी है कि वो पैर धोना नहीं चाहता। तो इस तरह से और गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिए होंगे। तो मैंने राथनम का केस आपको बताया, सेम ऐसा ही केस है। उसके बाद है ये जो राइट था वो था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति को पर्सनल निजी लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है। और अगर कोई भी व्यक्ति जब तक वो देश के कानून का उल्लंघन नहीं करता तब तक उसकी लिबर्टी और लाइफ को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन देश का कानून अगर वो वायलेट करेगा तो उसकी लिबर्टी और जो है जीवन छीना जा सकता है। और ये 21
अधिकार है। ये ऐसा अधिकार है भाई, इसके बारे में भी एक फैक्ट है, वो सुन लो। अगर देश में इमरजेंसी लागू होती है, आपातकाल लागू होता है, तो आपके अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं, बट ये अधिकार सस्पेंड नहीं होता पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का। उसके बाद हमारा दूसरा अधिकार राइट टू इक्वालिटी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा अधिकार है फ्रीडम का अधिकार, और ये है 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक। ओके, इसमें आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं। सबसे पहले तो स्वतंत्रता है आपको अपनी थॉट व्यक्त करने की। आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या कार्य करते हो, ये आपको स्वतंत्रता है। थॉट में आप फिल्में बना सकते हो, कहानियां बना सकते हो, पुस्तकें लिख सकते हो। एक्शन में आप वही गाना गा सकते हो। बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। सूचना पाने का अधिकार भी फ्रीडम के अंतर्गत आता ही है। हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया गया है कि जब तक हम सूचना नहीं मिलेगी तो हम एक्सप्रेशन कैसे जाहिर करेंगे। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट फ्रीडम, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फ्रीडम टोटली दी जाए। उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति की भी फ्रीडम जुड़ी हुई है ना। आप वो नहीं कर सकते जिससे कि दूसरे व्यक्ति के फ्रीडम को कोई भी थ्रेट हो, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जब तक आप लैंड ऑर्डर को भंग नहीं करते आप एंजॉय कीजिए, बट जैसे ही आप लैंड ऑर्डर को भंग कर रहे हैं आपकी स्वतंत्रता भंग हो जाती है। जैसे आप रेलवे पटरी पर दौड़ना चाहते हो, बट लैंड ऑर्डर क्या कहता है कि एक बार जब आपकी ट्रेन आ रही है और आपको सिग्नल मिल चुका है तो आपको पटरी से हटना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी लाइफ खो दोगे। और बच गए तो आप पे केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्वतंत्रता उतनी है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर खराब ना, इवन आपकी जिंदगी को भी कोई खतरा ना हो। 6 तरह की स्वतंत्रताएं हमारे देश में दी हुई हैं। सबसे पहले है स्वतंत्रता, भी हम डिटेल से बता देते हैं आपको। एक्सप्रेशन, स्पीच, राइट टू असेंबल, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। विदाउट आर्म, बिना किसी आर्म्स के आप कहीं भी बस सकते हैं। रिजाइड, मेक एसोसिएशंस, आप एसोसिएशन बना सकते हो। आप प्रोफेशन कोई अपना सकते हो, ठीक है। इस तरह के 6 राइट्स आपको स्वतंत्रता है। आपको 6 तरह की स्वतंत्रता है 19(1) में, और 19(2) में साथ में आपको ये बता दिए कि आप अपनी स्वतंत्रता को सिर्फ इतना ही प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। राइट 21 जो है आपका पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया है आपको। और उसमें बहुत सारे अधिकार आते हैं। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसमें प्रॉपर ये है कि कॉपी मिलेगी घर वालों की, जो अरेस्ट वारंट होगा वो होगा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये नहीं कि पुलिस अपनी कस्टडी में ले बैठी रहेगी उसको, नहीं। उसके बाद बहुत सारी जज के सामने पेश किया जाएगा। आप अपने वकील से बात कर सकते हो। पुलिस में जो दिया गया बयान है वो कोर्ट में सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम इज दैट टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मेन अधिकार है हमारा लाइफ, पर्सनल लिबर्टी का। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एज लेड डाउन बाय अंडर द लॉ। बिना लॉ को भंग किए आप अपनी, देखो इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जब तक लाइफ आपकी बनी रहेगी, जब तक आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो और या लॉ को भंग नहीं कर रहे। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज पर्सनल लिबर्टी। और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जैसे लेटर वगैरह या फोन जैसे कोई चेक नहीं कर सकता, उसका सिक्रेसी, अपने लाइफ की सिक्रेसी रख सकता है। दैट मीन्स नो मैन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक उसको बताया नहीं जाता कि आप किस बेस पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। इफ अरेस्टेड द पर्सन, अगर मान लो अरेस्ट भी कर लिया है, पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो लॉयर को चूज करने की उसके पास स्वतंत्रता है। लॉयर जो होता है वकील,
लायर नहीं लॉयर। ऑल्सो इट इज मैंडेटरी टू फॉर द पुलिस टू टेक अप द पर्सन टू नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। उसके बाद ये जरूरी है, मैंडेटरी का मतलब बहुत जरूरी है कि 24 घंटे के अंदर जब आपने उसको अरेस्ट कर लिया तो मजिस्ट्रेट जो उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट जज है उसके सामने पेश करना जरूरी है। लेकिन इस 24 घंटे में जो ट्रैवल का टाइम वो नहीं आता। मान लो कोई अपराधी है, अपराध करके दिल्ली में तमिलनाडु भाग गया, पुलिस को लाते लाते 6 दिन लग गए, तो उसमें 24 घंटे नहीं, वो 6 दिन ट्रैवल के नहीं माने जाएंगे। और द मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। और जो मैजिस्ट्रेट है वो पुलिस का पार्ट नहीं होता, उसका वो तो जुडिशरी का पार्ट होता है और वो बताएगा कि आपने इसको ठीक ढंग अरेस्ट किया है या नहीं किया। और मान लो पुलिस आर्बिट्रेरी तरीके से उठा भी लेती है तो 5 तरह की रिट हैं जो जज जारी करता है कि आपने किस बेस पे इसको उठाया है। इसके पास अपनी बॉडी रखने का अधिकार है, हिप्स कॉर्पस के माध्यम से, मैंडामस वगैरह, मैंडामस, सरसरी, हिप्स कॉर्पस, ये 5 तरह की रिट जो मैं पीछे चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, उनको लगा के ये बचाया जा सकता है। इसको आप पुलिस आर्बिट्रेरी तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को। दिस राइट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू ए ग्रांटेड अगेंस्ट टेकन अवे ऑन ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ बट हैज वाइडर एप्लीकेशन। वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव एक्सपेंडेड द स्कोप। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यहीं उसको लाइफ तक ही सीमित है, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है। जैसे दिल्ली में प्रदूषण है, कैसी स्थिति रहती है कि आदमी जीवित रह सके, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अधिकार देने की कोशिश की कि पर्यावरण साफ हो, पानी साफ हो, भोजन का अधिकार हो, अगर आप मजदूर हैं तो वहां आपकी प्रॉपर सिक्योरिटी हो। तो इस तरह के 29-30 के करीब लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार में सुविधाएं शामिल है। हैज रूल्ड दैट द राइट आल्सो इंक्लूड राइट टू लीव। इवन निंद्रा का अधिकार भी दे दिया, नींद का अधिकार। बाबा रामदेव का केस हुआ था ना, जब उनको नींद से उठाकर अरेस्ट किया गया था तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नींद का भी अधिकार है व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति शादी कर रहा हो, उस टाइम इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, किसी का दाह संस्कार कर रहा है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें शामिल। तो राइट के अधिकार में राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, मतलब उसकी गरिमा भी बनी रहे, ये नहीं कि उसकी एज ए ह्यूमन बीइंग इंसल्ट हो। उसके बाद है फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। द कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर, रहने का बसने का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है। लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार है। क्यों? क्योंकि आजीविका के बिना कोई व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है। जीवित का मतलब ये नहीं कि उसको अपने हालात पर छोड़ दे, ऐसी कंडीशन दे सरकार जिसमें वो जीवित रह सके। ओके। उसके बाद है प्रिवेंशन डिटेंशन, ये 22 आर्टिकल में दिया हुआ है आपका प्रिवेंशन डिटेंशन। इसमें क्या गया है कि आपको नजरबंद कर दिया जाए। मान लो नजरबंद उस व्यक्ति को किया जाता है जब व्यक्ति को ऑफेंस नहीं किया, व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, बट सस्पेक्टेड है वो कि वो अपराध कर सकता है। ऐसे में जो सरकार है वो उसको डिटेन कर लिया जाता है ताकि जो है नुकसान होने से समाज का वो बच सके। लेकिन इसके बाद जो डिटेन किया हुआ आदमी है उसके भी अधिकार हैं कि 2 महीने से ज्यादा आप डिटेन नहीं रख सकते, और डिटेन आप मजिस्ट्रेट की साइन से ही रख सकते हैं। विदेशियों के बारे में अगर अलग अधिकार हैं और जो सिटीजन होते हैं उनके बारे में ये अलग अधिकार हैं। Prevention detention, ordinarily a person would be arrested after he or his had reportedly committed some offense. However, there are exceptions to this. Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activities and imprisoned for some time without following the above mentioned procedures. कई बार अगर अक्सर जो होता है कैदी अरेस्ट किया जाता है अपराध होने के बाद, लेकिन कुछ ऐसी लोग होते हैं जो हो सकता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज करें फ्यूचर में, तो उनको बिना ऐसी प्रोसीजर जो ऊपर बताई गई है कि जज के सामने पेश किया जाएगा, अरेस्ट वारंट तैयार किया जाएगा, उसको बिना ऐसी कोई प्रोसीजर फॉलो करें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिस इज नोन एज प्रिवेंशन डिटेंशन। इसे प्रिवेंट मतलब अपराध करने से रोकना,
कहते हैं। निवारक निरोध इसके लिए प्रयोग किया जाता है, निवारक निरोध। ओके, इसे प्रिवेंशन डिटेंशन कहते हैं। इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील that a person can be threat to law and order or to peace and security of the nation, it can detain or arrest that person. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी शांति भंग कर सकता है, सरकार के विरुद्ध या देश के विरुद्ध कोई काम कर सकता है, सिक्योरिटी के विरुद्ध, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। मान लो किसी व्यक्ति को सस्पेक्ट हुआ कि ये टेररिस्ट से संबंध रखता है, इसके पास बॉम्ब है या ये गिरा सकता है, तो उसको पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि नुकसान से बच सके। दिस प्रिवेंशन डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 months। ये शायद मैं 2 महीने के लिए ऊपर बता दिया, लेकिन ये 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। 3 month के बाद सच ए केस ऑफ इज बोर्ड बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर द रिव्यू। उसके बाद बोर्ड ऑफ एडवाइजरी, जिसमें जजेस जो होते हैं, उसके सामने रिव्यू करने के लिए लाया जाता है। On the face of it, prevention detention look like an effective tools in the hand of the government to deal with antisocial elements or survivors। ये एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो है सो एंटी सोशल एलिमेंट से डील कर सकती है, उन्हें निपट सकती है जो असामाजिक तत्व होते हैं। बट दिस प्रोविजन हैज ऑफन बीन मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन कई बार दुश्मन अपने दुश्मनों को, गवर्नमेंट के मान लो अपोजिशन के कई लोग हैं उसके खिलाफ चल रहे हैं, तो जो सरकार है उसका मिसयूज करना शुरू कर देती है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। हमारे जैसे कई कम्युनिस्ट नेता रहे हैं जिन्होंने जिनको गवर्नमेंट ने लंबे समय तक डिटेन कर रखा था। मैनी पीपल, और सबसे ज्यादा लंबा डिटेंशन आपने 9th की बुक में आंग सांग शू के बारे में पढ़ा होगा। लंबे समय तक वो डिटेन अपने घर में ही रही। मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ए ग्रेटर सेफ गार्ड रिव्यू। ऑन द फेस ऑफ इट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक लाइक एन इफेक्टिव टूल इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद एंटी सोशल एलिमेंट, बट और इसके लिए बहुत मिसयूज इसने गवर्नमेंट ने किया है। मैनी पीपल थिंक दैट there must be greater safeguard in the law so that it may not be misused against people for reason other than that which are really justified। लेकिन लोगों को ये है कि और भी कानून सख्त करने चाहिए ताकि जो सरकार है वो इनका गलत प्रयोग ना कर सके और लोगों की लिबर्टी खराब ना हो। इसका सबसे गलत प्रयोग जो है इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी के दौरान हुआ था। देखो, ऐसी बात नहीं कि तभी हुआ था, हर सरकार ऐसा करती रहती है। और दूसरी फ्रीडम्स क्या हैं? यू कैन सी दैट अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर आर सम अदर राइट एज वेल। और भी अधिकार हैं। दीज राइट हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन वो अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। ये मैंने आपको बताया है कि रिस्ट्रिक्शन लगती हैं देश के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको 6 स्वतंत्रताएं जो 19(1) में है उसमें से पहली है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। बट आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो देश में दंगे भड़का दे, देश की शांति भंग कर दे या मोरालिटी खत्म कर दे, पब्लिक ऑर्डर खत्म कर दे। आप देश तोड़ने की बात नहीं कर सकते। फ्रीडम टू असेंबल, आपको इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन बिना आर्म्स के, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक आप इकट्ठा हो सकते हैं। The government may impose restriction in certain area declaring the assembly of 5 or more person as unlawful। अगर सरकार को लगता है कि नहीं, ये देश की स्वतंत्रता के लिए, सुरक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिए खतरा है, तो वो बैन भी लगा सकती है, कानून बना सकती है कि 4 से 5 से ऊपर व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, जैसे धारा 144 लगती है। इस तरह से सच पावर कैन बी इजिली मिसयूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह की पावर का भी गलत मिसयूज होता है कई बार। जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय तक ये कानून लागू है अभी तक। ये नहीं कह सकते मिसयूज है, कुछ मामलों में वहाँ जरूरी भी था, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये मिसयूज है, तो हम गलत सही के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। The genuine protest against an act or policy of government by the people may be denied। और कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो नीतियां हैं, जैसे किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं 3 एक्ट के लिए, तो इस तरह की कई बार बोलने की आज़ादी या प्रोटेस्ट करने की आज़ादी
पर रोक लगाई जा सकती है पब्लिक के नाम, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इटसेल्फ सम मेंबर हैड एक्सप्रेस्ड देयर डिससैटिस्फैक्शन अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट। और पता था कई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे कि सरकार इसका मिसयूज जरूर करेगी, बट अगर आप ये देखो कि मिसयूज ही करेगी और ये हम प्रावधान लागू ना करें तो कई बार हमारे देश में सिचुएशन भी ऐसी हो सकती कि देश टूट सकता है। ठीक है, तो हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं, इसके भी हैं। ठीक है, उसके बाद है राइट ऑफ अक्यूज। अक्यूज मैंने होता है जिसने अपराध कर दिया हो। ठीक है, आर्टिकल जो 20 है वो ये इस बारे में है, और आर्टिकल ऑफेंस जिसने अपराध अभी किया नहीं है कि जज के सामने पेश करना है 24 घंटे के अंदर, वो आर्टिकल 22 में है। अब हम 20 पढ़ते हैं। अक्यूज जो अपराध कर चुका है उसके लिए हमारे देश में क्या प्रावधान है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक डबल जियोपार्डी का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि वो अपने खिलाफ ही उसको अपने खिलाफ सबूत पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात यह है कि आपको उसी कानून के अनुसार सजा मिलेगी जिस दिन वो कानून था, जिस दिन अपराध किया गया था किसी के व्यक्ति के द्वारा। जैसे हमारे देश में एक फेमस केस हुआ था निर्भया कांड, उसमें 6 अक्यूज्ड थे, और उसमें जो सबसे खूंखार व्यक्ति, जो लड़का था जिसने सबसे ज्यादा दरिंदगी दिखाई निर्भया केस में, वो लड़का था उस समय 17 साल का, 17 साल कुछ महीने का, और 6 लोग थे वो, अभी फांसी हुई है पीछे उनको। ये 17 साल का लड़का इसलिए बच गया क्योंकि इसकी उम्र 18 साल हुई नहीं थी। बाद में उस समय जब ये अपराध हुआ, 2012 की बात है ये, उस समय ये कानून था कि 18 साल के लड़का या लड़की कोई भी अपराध करता है तो उसको सुधार गृह में भेजा जाए। वो बच्चा है, नाबालिग है, और वो 3 साल में सुधार गृह से वापस आ जाएगा। इस तरह के अपराधी जब 3 साल के बाद बाहर आते हैं तो वो समाज के लिए और खतरा बन जाते हैं। और इस केस ने सारे देश को ऐसे झचकोरा था, तो कानून की डिमांड उठने लगी कि भाई ऐसा कानून बनाएं जिससे इस तरह से कोई भी कानून में छेद करके निकल ना जाए। तो जस्टिस वर्मा, एक कमेटी बैठी थी, रिटायर्ड जज थे वर्मा साहब, उसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि भाई जो 16 साल होनी चाहिए उम्र नाबालिग की, 18 नहीं होना चाहिए, बदल देना चाहिए। और अब जो कानून है वो 16 साल है। अभी इनको फांसी हुई है, और ये 16 जो साल का कानून है ये 4-5 साल से हमारे यहाँ बना हुआ है। बट ये 2012 में इसने ये अपराध किया था, तो ये लड़का बच गया अब उससे, और इसको फांसी नहीं हुई। फांसी अभी हुई है इनको 2020 में ही। लेकिन देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है कि भाई आपको सजा उसी टाइम की मिलेगी जिस टाइम ये कानून था, जिस टाइम अपराध व्यक्ति ने किया था। ठीक है, तो ये अक्यूज्ड के हैं हमारे यहाँ 3 चीजें आप याद कर लेना। उसके बाद तीसरा अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। ये कल करेंगे। थैंक यू।